जैसे मैंने कहा, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन मीन्स द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू द इनऑर्गेनिक मैटर बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स। और देखिए बच्चों, ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब किसी भी इकोसिस्टम में आप न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की कल्पना नहीं कर सकते डिकम्पोजिशन के बिना, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो इकोसिस्टम्स में जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके लिए दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, एक तो लीटर और एक डेट्राइटस। ज़्यादा कॉमन शब्द है, ज़्यादा बड़ा शब्द है डेट्राइटस। लीटर किसको कहते हैं? तो लीटर कहते हैं डेड प्लांट रिमेन्स। डेट्राइटस कहते हैं एनी काइंड ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। और इसमें सब आ जाता है बच्चा। लिटर इज आल्सो द पार्ट ऑफ डेट्राइटस। लिटर को हिंदी में कहते हैं करकट। करकट। डेट्राइटस को हिंदी में कहते हैं अपरद। ऐसे नहीं बोलते अपन कूड़ा करकट। तो वो कूड़ा करकट में कूड़ा और एक करकट होता है। तो करकट होता है पत्तियां, सूखी टहनियां, सूखे फल फूल, बीज, पत्ते वत्ते, टहनी, मतलब कोई भी प्लांट का डेड रिमेन, तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है करकट या लीटर, द फ्रेशली फॉलन प्लांट मटेरियल, डेड प्लांट मटेरियल। डेट्राइटस इज बिग टर्म। डेट्राइटस मीन्स एनी काइंड ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। इट में बी प्लांट रिमेन, इट में भी कोई मरा हुआ जानवर, कीड़ा मकोड़ा, या इट में भी गोबर, है ना। एनी काइंड ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड एज डेट्राइटस। और इसलिए इकोलॉजी में मैंने कल भी आपको समझाया था, जब ट्रॉफिक लेवल का मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा था, तो भैया एनी काइंड ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड एज डेट्राइटस। वो मरी हुई बकरी मतलब बकरी नहीं है, वो डेट्राइटस है अब इकोलॉजिकली, ठीक है। इस डेड ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन होना किसमें? इनऑर्गेनिक मैटर में। इसमें 4-5 इवेंट्स होते हैं सारे। 4-5 इवेंट्स क्या क्या होते हैं इसमें? होता है फ्रेगमेंटेशन, इसमें होता है जो है कैटाबोलिज्म, इसमें होता है ह्यूमिफिकेशन, इसमें होता है मिनरलाइजेशन, और इसमें होता है लीचिंग। ये 5 इवेंट्स हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि इनकी कोई सीक्वेंस नहीं है, और दीज आर नॉट द सिक्वेंशियल प्रोसेसेस। लोग बाग ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, भाई साहब गलती चलती है ना, तो इतनी गलती चलती है पूछो मत। वो क्या बोलते हैं, वो एनटीए के अभ्यास आते हैं, उनमें एक क्वेश्चन, वो एनटीए के अभ्यास वालों ने एक कोचिंग संस्थान के पेपर से क्वेश्चन उठा लिया साहब। ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द डिकम्पोजिशन। अरे यार, ये कोई सिक्वेंशियल प्रोसेस नहीं है यार, ये सब साइमल्टेनियसली, ऑल स्टेप्स अकर्स साइमल्टेनियसली। सबसे पहले तो इस गलतफहमी को दूर कर लो आप। अगर किसी को यकीन नहीं आता हो तो आप एनसीईआरटी खोल सकते हैं। एनसीईआरटी में खोल सकते हैं पेज नंबर, डिकम्पोजिशन जहां दिया हुआ है, पेज नंबर 243। पेज नंबर 243 पर लास्ट पैराग्राफ, it is important to note that all the above steps in decomposition operate simultaneously on detritus. Page number 243, last paragraph. It is important to note that all the above steps in decomposition operate simultaneously on detritus. तो सबसे पहले तो यार इस गलतफहमी को दूर करो कि ये कोई सिक्वेंशियल प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। ये सब एक साथ ही होते हैं यार। वो एक कोचिंग संस्थान ने अपने यहाँ, क्योंकि वही बात, कंसेप्ट तो क्लियर है नहीं, उन्होंने पूछ लिया ये सवाल, उसी कोचिंग संस्थान का उठा करके एनटीए वालों ने क्वेश्चन दे दिया, और वही क्वेश्चन आ रहा है, बच्चे पूछते रहते हैं। अरे यार क्या बकवास है यार। आप एक बार प्रैक्टिकली सोच के देखो, क्या कोई सीक्वेंस हो सकता है? ये तो हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं यार, उसको समझने के लिए हमने उन स्टेप्स में तो जो है वो साइंस की समझ नहीं है ना, साइंस की समझ नहीं है ना लोगों को, विज्ञान की समझ नहीं है ना। आप सोचो, ये वैसी बात होगी कि जैसे हम कहते हैं ना, हम सेल रेस्पिरेशन पढ़ते हैं,
तो सेल रेस्पिरेशन हम पढ़ते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, ऐसे हम बताते हैं। ये कोई ऐसे होता होगा? हाँ, ये तो हमने थ्योरेटिकली उसको समझने के लिए स्टेप्स में बांट दिया यार, सब साइमल्टेनियसली चल रही है, हमारी सेल इंतजार करेगी क्या? हाँ भाई ग्लाइकोलाइसिस हो गया हो तो चलो लिंक रिएक्शन चला लेते हैं। उधर पूछ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, पूछ रहा है हाँ भाई बन गया तुम्हारा पायरुविक एसिड, भेज दो इधर, क्रेब्स साइकिल चला लेंगे, हैं तब तक रेस्ट कर लेते हैं साहब। अरे ऐसा थोड़ी होता है यार, है वहाँ मतलब माइक्रोब को पता है कि जो है ये ऐसे सीक्वेंस है, हाँ भैया फ्रेगमेंटेशन हो गया, अब फ्रेगमेंटेशन हो गया हो तो मैं लीचिंग कर लूँ? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं करना लीचिंग। क्यों? क्योंकि ये तो सीक्वेंशियल है। यार क्या पागल हो रहे हो क्या? और एनसीईआरटी में ये सीक्वेंस भी नहीं है, मैं तो मैंने समझाने के लिए बता दिया भाई साहब। हाँ मतलब हद कर रहे हो। तो ये कोई कोई सीक्वेंशियल नहीं है, ये सब साइमल्टेनियस है भाई साहब, ठीक है ना। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है द ब्रेक डाउन ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू स्मॉल पीसेज। बाय डेट्रीवोर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो डेट्रीवोर्स हैं, वो डेट्रीवोर्स क्या करते हैं? उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं साहब। और ये डेट्रीवोर्स कौन है? इसमें आते हैं एक तो मेजोरिटी में इंसेक्ट्स, और एक बर्ड्स, और कई सारे स्कैवेंजर्स। और ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं साहब, ये इंसेक्ट्स, ये बर्ड्स, स्कैवेंजर्स, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन दोनों का हिस्सा होते हैं, ये और बता दूं। और किसी भी इकोसिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं ये ऑर्गेनिज्म, जिनको हम डेट्रीवोर कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ग्रेजिंग और डेट्राइटस फूड चेन को जोड़ रहे होते हैं। ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी, बाद में समझा दूंगा जब मैं फूड चेन की बात करूंगा। अभी आप इसको समझिए, प्रैक्टिकली समझिए कि फ्रेगमेंटेशन क्या चीज़ है और मैंने कैसे कहा। हम सब थ्योरेटिकल जी रहे होते हैं, थ्योरेटिकल पढ़ रहे होते हैं, मतलब दिमाग नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। साइंस में दिमाग लगाना पड़ेगा, बायोलॉजी में थोड़ा दिमाग लगाया बहुत सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखो, कभी आपने कोई गोबर किया हो, स्कूल में आप पढ़ते हैं तो स्कूल का प्लेग्राउंड होता है, वहाँ कोई गोबर ओवर पड़ा है, या आपने कोई गौर किया हो कि आप जहाँ से गुजर रहे हैं रास्ते पे कोई जानवर मर गया साहब और वो पड़ा हुआ है, 2-3 दिन हो गए। तो अगर आपने गौर से उस मरे हुए जानवर को या कोई गोबर को देखा है जो खाली मैदान में पड़ा हुआ है, तो आपने देखा होगा उसमें चींटियाँ, उसमें दीमक, उसमें कई तरह की मक्खियाँ, कई तरह के कीड़े और कई तरह के पक्षी उस मरे हुए जानवर पर होते हैं। अगर आप नहीं देखा तो कभी गौर से देखना, रुक करके। कोई जानवर मर गया, 2-3 दिन हो गए, वो सड़ रहा है, बदबू आ रही बहुत भयंकर, तो वहाँ रुक करके देखोगे ना आप, तो वहाँ आपको कई सारी पक्षी दिखाई देंगे, चिड़िया दिखाई देंगे, कौवे दिखाई देंगे। वहाँ आपको अगर गौर से देखोगे तो मक्खियाँ होंगी, कई तरह के इंसेक्ट्स होंगे, दीमक होंगी, चींटियाँ होंगी, मोटी मोटी, काली काली, लाल लाल, सब तरह की चींटियाँ होंगी, है ना। मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इस धरती पर जीवन को चलाने में, ये जो जिनके मैं नाम ले रहा हूँ ना, जो डेट्रीवोर का काम कर रहे हैं, इस धरती पर जीवन को चलाने में इतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कि आप बिलीव नहीं करेंगे। वो फिर आ जाता है वो प्लेनेट अर्थ, देखिए ग्रीन प्लेनेट सीरीज देखिए आप डिस्कवरी चैनल पर, पूरा एक डॉक्यूमेंट्री है इन डेट्रीवोर्स पर, कि किस तरीके से ये इकोसिस्टम को, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को मैनेज करने में एक इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्योंकि ये क्या कर रहे होते हैं, ये उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को बिल्कुल बारीक स्मॉल पीसेज में ब्रेक कर देते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये ग्रेजिंग और डेट्राइटस फूड चेन दोनों का हिस्सा होते हैं, और इसलिए ग्रेजिंग और डेट्राइटस फूड चेन दोनों को जोड़ रहे होते हैं। बिल्कुल बारीक महीन छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देते हैं साहब। एक काम तो ये हो गया, जो वो खा लेते हैं उसका डाइजेशन हो जाता है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उनके साथ बाहर आ जाता है, पक्षी वगैरह जैसे हैं, ठीक है ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम वो इस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में कर रहे होते हैं, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। नाउ इस पूरे डिकम्पोजिशन प्रोसेस में जो सबसे क्रूशियल इवेंट है वो क्या है? तो वो है कैटाबोलिज्म। पहली बात तो व्हाट इज कैटाबोलिज्म? तो कैटाबोलिज्म इज एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन। एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ डेट्राइटस, कि अब जो है वो बैक्टीरिया फंजाई जो है वो क्या करते हैं, वो जो फ्रेगमेंटेड है उसके ऊपर अपने, मैंने कल भी आपको बताया था, ऑस्मोट्रोप उनको हम कहते हैं, डिकम्पोजर्स जो हैं,
तो वो क्या करते हैं, वो अपने एंजाइम जो कैसे होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं साहब, जो हमारे डाइजेशन में काम आते हैं। तो वो एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीज वगैरह। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उस फ्रेगमेंटेड डेट्राइटस को जो है सिंपलेस्ट मोनोमेरिक सोल्यूबल फॉर्म में बदल देते हैं। हाइड्रोलाइसिस से क्या होता है, डाइजेशन से क्या होता है, आपने रोटियां खाई तो स्टार्च था, तो स्टार्च को ग्लूकोज में बदल दिया, मोनोमर फॉर्म में बदलते हैं ना, मोनोमेरिक फॉर्म में बदल दिया कि नहीं बदल दिया। इसी तरीके से जो है ये जो बैक्टीरिया फंजाई के एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम अपने शरीर के बाहर उस डेड ऑर्गेनिक मैटर पर रिलीज कर रहे होते हैं, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, और वो क्या करते हैं, उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को बदल देते हैं सिंपल सोल्यूबल मोनोमेरिक फॉर्म में। सिंपल मोनोमेरिक सोल्यूबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं साहब। और ये जो सिंपल मोनोमेरिक सोल्यूबल फॉर्म बन जाती है ना, इसी को कहते हैं ह्यूमस। लेकिन सबको नहीं कहते। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उसको सिंपल मोनोमेरिक सोल्यूबल फॉर्म में बदलेंगे और फिर अपनी बॉडी सरफेस से उसको इंजेस्ट करेंगे बाय द ऑस्मोसिस। तो एक हिस्सा उस सोल्यूबल मोनोमेरिक फॉर्म का तो वो इंजेस्ट कर लेंगे, और एक बड़ा हिस्सा वहीं रह जाता है सोइल में, और वो जो बड़ा हिस्सा सोइल में रह जाता है दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमस। आई बात समझ में? मैंने आपको बताया था कि ह्यूमस क्या है। ह्यूमस इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ह्यूमस इज ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर। तो ह्यूमस इज ऑर्गेनिक मैटर। Humus is the simplest monomeric form formed after the catabolism। और इसलिए मैंने कहा कि सबसे क्रूशियल इवेंट है ये कैटाबोलिज्म। तो वो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर था उसको सिंपलेस्ट मोनोमेरिक सोल्यूबल फॉर्म में बदला। एक हिस्सा तो उन्होंने ले लिया, उसको यूज कर लिया, और एक बड़ा हिस्सा जो सोइल में रह जाता है दैट फॉर्म इज कॉल्ड एज ह्यूमस, एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज कॉल्ड एज ह्यूमिफिकेशन। और इसलिए जो ह्यूमस होता है, पहले तो एक चीज समझ लीजिए, ह्यूमस इज ऑर्गेनिक, मोनोमेरिक फॉर्म है ये, ठीक है ना, डार्क इन कलर, एकदम गहरे काले रंग का होता है सब, एकदम गहरे काले रंग का होता है। और इसलिए गहरे काले रंग की जो मिट्टी होती है ना उसको बड़ा उपजाऊ मिट्टी माना जाता है, फर्टाइल मिट्टी माना जाता है, क्योंकि उसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है। तो एकदम गहरे काले रंग का होता है सब, कोलोइडल इन नेचर, कोलोइड के बराबर, बिल्कुल बारीक महीन, बिल्कुल बारीक महीन, कोलोइडल इन नेचर। आप जानते हो ना कोलोइड का मतलब तो समझते हो आप, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की साइज होती है, तो एकदम बिल्कुल बारीक महीन होता है, ठीक है। सबसे खास बात, रेसिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। और इसलिए एक्ट्स एज द न्यूट्रिएंट रिजर्वोयर इन द सोइल। क्यों? क्योंकि फर्दर स्लो ब्रेकडाउन ऑफ ह्यूमस रिलीज द मिनरल्स। और इन मिनरल्स का रिलीज होना ही कहलाता है मिनरलाइजेशन। अब आप समझ गए होंगे कि व्हाई इट इज रेसिस्टेंट टू द माइक्रोबियल एक्शन। कई बार बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर व्हाई द ह्यूमस इज रेसिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। ह्यूमस माइक्रोबियल एक्शन के लिए इसलिए रेसिस्टेंट होता है यार, ह्यूमस तो प्रोडक्ट ही माइक्रोबियल एक्शन का है। माइक्रोब्स क्या एंजाइम, बैक्टीरिया फंजाई क्या एंजाइम डाल सकते थे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डाल दिए ना, मोनोमेरिक फॉर्म में बदल गया ना। अब आप मोनोमर के ऊपर फिर से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डालोगे तो वो कोई और फॉर्म में थोड़ी बदलेगा।
और इसलिए रेसिस्टेंट टू द माइक्रोबियल एक्शन। और इसलिए वर्षों वर्ष सोइल में बना रहता है, वर्षों वर्ष। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं होता कि क्या सर फर्दर ह्यूमस का ब्रेकडाउन नहीं होता? अरे भाई होता है, लेकिन इट इज वेरी स्लो, इट इज वेरी स्लो। और फर्दर जो ह्यूमस टूटेगा तो वो किस में टूटेगा? अब तो मोनोमेरिक फॉर्म है, तो वो मोनोमेरिक फॉर्म तो सीधे मिनरल रिलीज करेगी ना, इनऑर्गेनिक रिलीज करेगी। तो फिर वो रिलीज कर रहा होता है मिनरल, एंड दैट्स व्हाई द ह्यूमस एक्ट्स एज द रिजर्वोयर ऑफ मिनरल्स इन द सोइल। और इस ह्यूमस का बन जाना ही कहलाता है ह्यूमिफिकेशन। और फिर इस ह्यूमस से रिलीज होते रहते हैं मिनरल। फ्रॉम ह्यूमस इज कॉल्ड एज द मिनरलाइजेशन। और फिर इन मिनरल्स की होती रहती है लीचिंग। क्या होती रहती है? इन मिनरल्स की होती रहती है लीचिंग। एक मिनट, इनकी होती रहती है साहब लीचिंग। आरुष कुमार जी, मोनोमर होना इज नॉट इनऑर्गेनिक होना। स्टार्च इज पॉलीमर, ग्लूकोज इज मोनोमर। तो ग्लूकोज के इनऑर्गेनिक है? पॉलीमर का इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज मोनोमर भाई साहब, तो वो इनऑर्गेनिक नहीं होता। जैसे हमने कहा ना, स्टार्च, स्टार्च इज ए पॉलीमर। व्हाट इज द मोनोमर ऑफ स्टार्च? तो ग्लूकोज। समझ गए? चलिए, नाउ लीचिंग का मतलब क्या? लीचिंग कहो, परकोलेशन कहो, पोडसोलाइजेशन कहो, तो परकोलेशन ऑफ मिनरल्स एट लोअर सोइल होराइजन्स। टू लोअर सोइल होराइजन्स। और ये किस होराइजन में चला जाता है? तो बी होराइजन में। मैंने आपको जब सोइल पढ़ाया था तो उस समय में आपको बताया था। और इसलिए A2 को तो बोलते हैं जोन ऑफ लीचिंग। ये लीचिंग सब ज़्यादा किस में हो रही होती है? तो ये लीचिंग हो रही होती है साहब जो है A2 में, क्योंकि वहाँ ह्यूमस होता है। मैंने बताया था आपको A1 में ह्यूमस होता है सबसे ज़्यादा, फिर वहाँ से जो ह्यूमस जो होता है तो उससे जो मिनरल रिलीज हो रहे होते हैं, तो वो लीचिंग वहाँ से A2 से हो रही होती है। तो वो A2 से रिलीज होकर के किस में आ जाते हैं? बी होराइजन में। और इसलिए A2 को तो बोला था हमने जोन ऑफ लीचिंग या पोडसोलाइजेशन या परकोलेशन, और एलुविएशन, और उसको बोला था बी को जोन ऑफ एलुविएशन। ठीक है ना? तो ये अब आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए एक बार प्रैक्टिकली। अब आपको मैंने ये स्टेप बता दिए, क्या इनकी कोई सीक्वेंस हो सकती है? अरे यार, फ्रेगमेंटेशन भी चल रहा है, कैटाबोलिज्म भी चल रहा है, ह्यूमस भी बन रहा है, मिनरल भी रिलीज हो रहा है, लीचिंग भी चल रही है, ये सारे के सारे काम एक साथ चल रहे हैं। थोड़ा 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 सब चल रहे हैं भाई साहब। और इसका परिणाम क्या होता है? तो इसका परिणाम होता है कि वो है डेड ऑर्गेनिक मैटर कंप्लीटली इनऑर्गेनिक मैटर में बदल जाता है और वापस से अवेलेबल हो जाता है। काय के लिए? तो वो वापस से अवेलेबल हो जाता है जो है प्लांट्स के यूज के लिए। अब चूंकि डिकम्पोजिशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो इसको फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। दो तरह के फैक्टर्स हैं साहब इसमें। आता है सबसे पहले तो डेट्राइटस क्वालिटी, और दूसरा जो है आता है इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर। और देखिए, रटने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस यूज कीजिए। पहली बात करूं डेट्राइटस क्वालिटी की, तो देखिए डेड ऑर्गेनिक मैटर जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, पॉलीमेरिक होगा, हेटेरोफॉर्म होगा, तो उसका डिकम्पोजिशन उतना ही स्लो होगा। कॉम्प्लेक्स समझ गए होंगे आप यार, कॉम्प्लेक्स होगा, पॉलीमेरिक, हेटेरोफॉर्म होगा, तो वो आसानी से टूटेगा नहीं, आसानी से उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा। और इसलिए अगर मान लीजिए डेट्राइटस में है हाई लिग्निन, काइटिन, पॉलीमेरिक फॉर्म, तो डिकम्पोजिशन कैसा होगा? स्लो। और अगर है मोनोमेरिक फॉर्म, है ना, हाई शुगर एंड नाइट्रोजन, तो फास्ट डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, हम बात नहीं करते वो, एक हम बात नहीं करते
कि इस लिविंग वर्ल्ड में वो कौन सा बायोलॉजिकल मटेरियल है जिसका डिकम्पोजिशन नहीं होता, जिसके डिग्रेडेशन के बायोडिग्रेडेशन के लिए कोई एंजाइम ही नहीं बना। पोलन एग्जाइन याद आ रहा है, जो बनता है किससे, स्पोरोपोलिनिन से, याद आ गया होगा। तो इसका डिग्रेडेशन नहीं होता, इसका डिकम्पोजिशन नहीं होता। कैसे होगा डिकम्पोजिशन? मोस्ट कॉम्प्लेक्स हेटेरोपॉलीमेरिक फॉर्म है ये। तो ऑब्वियस सी बात है कि कैसे हो जाएगा डिकम्पोजिशन। और इसलिए अब आप समझ गए होंगे, कॉमन सेंस की बात है कि जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरली डेट्राइटस होगा तो उसका डिकम्पोजिशन उतना ही स्लो होगा। जितना सिंपल सोल्यूबल मोनोमेरिक फॉर्म उसमें ज़्यादा होंगी तो वो उतना ही आसानी से डिकम्पोज होगा साहब। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं जो डिकम्पोजिशन को प्रभावित करते हैं, तो इसमें आता है सबसे पहली बात तो हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। अगर टेम्परेचर हाई, और हाई टेम्परेचर का मतलब भाई साहब 20 to 38 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर रेंज की बात की जा रही है साहब। मॉइस्चर हाई है, टेम्परेचर इस रेंज में है, तो फास्ट डिकम्पोजिशन होगा। क्यों? और याद रखिए ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें कैटाबोलिज्म होता है। कैटाबोलिज्म इज एंजाइमेटिक प्रोसेस, और यहाँ जो एंजाइम काम कर रहे हैं ना, वो बॉडी में काम नहीं कर रहे हैं, बॉडी के बाहर काम कर रहे हैं, याद रखिए। और जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो एंजाइम काम कर रहे हैं ना, वो शरीर के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, वो बाहर काम कर रहे हैं, और इसलिए एनवायरनमेंट का टेम्परेचर सीधा सीधा उनको प्रभावित करेगा। और इसलिए अगर मान लीजिए वेरी हाई टेम्परेचर है, वेरी हाई टेम्परेचर लाइक इन डेजर्ट्स, तो स्लो डिकम्पोजिशन। या वेरी लो टेम्परेचर लाइक इन टूंड्राज, तो भी स्लो डिकम्पोजिशन। सरल भाषा में समझाऊं, आप घर में रेफ्रिजरेटर रखते हैं, है ना, मछली वछली ले आते हैं, मीट वीट ले आते हैं, 1-2 दिन बाद खाना बनाना है, तो उसको आप सीधा किस में रख देते हो? फ्रीजर में रख देते हो, है? वो फ्रीजर नहीं होता, डीप फ्रीजर, उसमें ऊपर जिसमें बर्फ जमती है, उसमें रख देते हो, तो वो 2 दिन भी खराब नहीं होता ना। क्यों खराब नहीं होता? क्योंकि एंजाइम भी काम नहीं करेंगे, जो बैक्टीरिया फंजाई उसको खराब कर सकते हैं, एंजाइम भी काम नहीं करेंगे। बड़ी बड़ी होटल्स होती हैं तो उनमें वो डीप फ्रीजर रखते हैं, वो डीप फ्रीजर में क्यों खराब नहीं होता? इसलिए तो नहीं होता, वो डिकम्पोजिशन होगा ही नहीं। वो पहाड़ों पे जाते हैं, पर्वतारोही भाई साहब दुनिया भर की खाने पीने की चीज ले जाते हैं, वहाँ पट जाते हैं, वो डिकम्पोज होता ही नहीं। इतनी गंदगी इकट्ठी होगी वहाँ पहाड़ों पर, पूछिए मत। क्यों? क्योंकि वहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम है, तो वहाँ कहाँ एंजाइम काम करेंगे? तो वेरी लो टेम्परेचर स्लो डिकम्पोजिशन, वेरी हाई टेम्परेचर स्लो डिकम्पोजिशन। डेजर्ट में देखें आप, कोई भी चीज पड़ी रहती है तो पड़ी रहती है भाई साहब, कई महीनों तक वो डिकम्पोज नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो एंजाइम काम ही नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर में आता है ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। अगर एरोबिक एनवायरनमेंट है तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, और अगर एनाएरोबिक एनवायरनमेंट है तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा भाई साहब। वही बात, इन बैक्टीरिया फंजाई को भी तो ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बैक्टीरिया फंजाई को भी ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन पर्याप्त होगी तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। और अगर एनारोबिक एनवायरनमेंट है, और मैं बता दूं आपको, ये जो ऑक्सीजन चाहिए ना बैक्टीरिया फंजाई को डिकम्पोज करने के लिए, यही तो होता है बीओडी। इसी को कहते हैं बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द माइक्रोब्स फॉर द बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, इसी को कहते हैं बीओडी। तो अगर एरोबिक एनवायरनमेंट होगा तो फास्ट डिकम्पोजिशन होगा, और एनारोबिक एनवायरनमेंट होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी तो डिकम्पोजिशन इज स्लो। उसके अलावा सोइल पीएच, ये होना चाहिए लगभग 5.5 से 6.5। ये डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को फेवर करता है, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है उसको फेवर करता है, डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। और इस तरीके से ये जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन इकोसिस्टम में साबित होता है न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोलो बच्चा, समझ में आया कि नहीं आया?